मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने प्रथम वर्ष के अंदर जो थर्ड वीक पढ़ाया लर्निंग टीचिंग इसका अध्ययन कर रहे थे, तो कल अपने इसके अंदर जो टॉपिक शुरू किया था अधिगम या शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसके अंदर अपने कल देखा था कि अधिगम या शिक्षण को प्रभावित करने वाले 5 प्रकार के घटक हैं या कारक हैं जो मतलब बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं। तो उसके अंदर अपने उन 5 घटकों को जो एक एक करके डिस्कस करना है, पढ़ना है। तो जो सीखने की प्रक्रिया है इसमें 3 चीज़ें मुख्य आती हैं। एक तो शिक्षार्थी या स्टूडेंट, और एक शिक्षक टीचर है जो पढ़ाने वाला, और तीसरा जो विषय वस्तु होती है जो पाठ्य वस्तु है जिसको पढ़ाया जाना है। तो 3 मुख्य चीज़ें हैं जो इसके अंदर प्रभावित करती हैं अधिगम को। तो कक्षा बी प्रथम वर्ष है, विषय अधिगम और शिक्षण है, प्रकरण है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कल भी हमने यही पढ़ा था। तो इसमें फिर अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक है ये अपने 5 भागों में डिवाइड किया था कल। तो 1 नंबर अपने ये देखा था कि शिक्षार्थी से संबंधित कारक होते हैं जो अधिगम को या शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो फिर इसके बाद हमने इसमें जो दूसरा देखा था शिक्षक से संबंधित कारक जो शिक्षण या अधिगम को प्रभावित करते हैं, ये थे शिक्षक से संबंधित कारक। और इसके बाद तीसरा हमने देखा था पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक। पाठ्य वस्तु मतलब जो सिलेबस है, जो बच्चे को पढ़ाया जाना है, उससे संबंधित भी कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ कारक होते हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। इसके बाद अपने चौथा देखा था कि शिक्षण विधि से संबंधित कारक जो टीचिंग मेथड है या जो शिक्षण विधि है, मतलब जो पढ़ाने का तरीका है, शिक्षक बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाता है, वो जो शिक्षण विधि है वो भी इसको प्रभावित करती है सीखने को। इसके बाद अगला आ जाता है पर्यावरण से संबंधित कारक। पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट, जैसे कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा है जिसमें बच्चा अधिगम कर रहा है, तो वो जो है वो भी सीखने को प्रभावित करता है। तो ये 5 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं सीखने को प्रभावित करने वाले जो हैं ये 5 फैक्टर हैं। तो सबसे पहला आपने कल शुरू किया था इसमें शिक्षार्थी से संबंधित कारक, मतलब बच्चे से संबंधित कारक या स्टूडेंट जो है उससे संबंधित कौन कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो शिक्षार्थी से संबंधित जो कारक है इसके अंदर हमने देखा है कि आयु है परिपक्वता, एक तो ये सीखने को प्रभावित करती है। दूसरा स्वास्थ्य बच्चे का सीखने को प्रभावित करता है। फिर जो बच्चे की बुद्धि है वो भी सीखने को प्रभावित करती है कि उसकी बुद्धि कितनी मैच्योर हो गई है, मानसिक रूप से कितना परिपक्व हो गया है। इसके बाद जो रुचि है, इंटरेस्ट है बच्चे का या बच्चे की जो रुचियाँ हैं वो भी सीखने को प्रभावित करती है। इसके बाद जो अवधान है, अटेंशन कहते हैं इसको, अपने अटेंशन या अवधान जो है ये भी सीखने को प्रभावित करता है कि बच्चा जो है संपूर्ण रूप से अपने मानसिक स्थिति को संतुलित करके कक्षा कक्ष में पूरे मन से या पूरा जो है अपना 100% कक्षा कक्ष में जो है ध्यान लगा करके पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, वो भी सीखने को प्रभावित करता है। इसके बाद अभिवृद्धि होती है, जो अभिवृद्धि जिसको अपने ग्रोथ कह सकते हैं, ये भी सीखने को प्रभावित करती है कि जो बच्चे की शारीरिक ग्रोथ है, मानसिक ग्रोथ है, संवेगात्मक ग्रोथ है, वो किस प्रकार से कितनी हो चुकी है, मैच्योरिटी उसमें किस प्रकार से वो सीखने को प्रभावित करेगी। इसके बाद है अभिप्रेरणा, जिसको अपने मोटिवेशन कहते हैं। तो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन जो है यह भी सीखने को प्रभावित करती है, मतलब बच्चे को अपने मोटिवेट या प्रेरित करेंगे तो किस प्रकार से सीखना को प्रभावित करेगा, ये अपने इसमें देखना है। तो ये जो फैक्टर हैं शिक्षार्थी से संबंधित सीखने को प्रभावित करते हैं। आयु और परिपक्वता के बारे में हमने कल बात कर ली थी कि बच्चे की जैसे जैसे आयु बढ़ती है, एज बढ़ती है,
तो उसकी सीखने की जो गति है वो भी इससे प्रभावित होती है। ठीक है, और आयु में भी अपने कल देखा था 2 चीज़ें होती हैं, शारीरिक आयु और मानसिक आयु। तो शारीरिक आयु और मानसिक आयु में अगर अंतर कम है तो बच्चा जो है जल्दी सीखता है, अगर शारीरिक आयु और मानसिक आयु में अंतर ज़्यादा है तो बच्चा जो है वो देरी से सीखता है। ये अपने कल उसमें देख लिया था। तो और परिपक्वता मैच्योरिटी भी मैंने देख ली थी कि परिपक्वता आती है आयु बढ़ने के साथ साथ। तो जैसे ही बच्चा मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, तो सीखने की गति उसकी बढ़ती है। दूसरा फैक्टर है इसमें स्वास्थ्य, हेल्थ जो है बच्चे की, या बच्चे का जो स्वास्थ्य है यह भी सीखने को प्रभावित करता है। अब स्वास्थ्य के अंदर बच्चा जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, शरीरात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तो उसकी सीखने की गति अधिक होगी। अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, शरीर की दृष्टि से, अब शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो मतलब अगर बच्चे को मान लो फीवर आ रहा है, बुखार है, या उसको थकान है, ठीक है, या उसके कोई चोट लगी हुई है, तो शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ नहीं है, तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से बच्चे की सीखने की गति प्रभावित होगी। ठीक है, तो बच्चा कम जो है समझ पाएगा या अच्छी गति से वो कक्षा में नहीं सीख पाएगा। और अगर बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो जैसे मान लो कि बच्चे के जो है मन के अंदर किसी प्रकार की चिंता है, कोई भय चल रहा है, कोई जो है प्लानिंग बच्चा कर रहा है, कक्षा में बैठा हुआ है भौतिक रूप से, लेकिन दिमाग उसका कहीं और चल रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे कक्षा में बैठे होते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं उनको ब्लैक बोर्ड पे, और बच्चों का ध्यान तो ब्लैक बोर्ड पे है, लेकिन वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड को देख ही रहे होते हैं, दिमाग या मेंटली वो प्रेजेंट नहीं होते कक्षा में, वो उनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है। तो वो फिर शारीरिक रूप से जो है मानसिक रूप से जो बच्चा है वो कक्षा में नहीं है, तो वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा। या मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ नहीं है, मतलब उसमें कोई चिंता है, कोई अवसाद है, कोई कुंठा है, कोई मन के अंदर उसके चल रही है प्रॉब्लम, मानसिक रूप से वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो वो सीखने को उसकी ये चीज़ प्रभावित करेगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, दो मिनट कर दिए थे, बुद्धि। बुद्धि जो है इंटेलिजेंस जिसको अपने कहते हैं, यह भी सीखने को जो है या दिमाग को प्रभावित करती है। तो जो बुद्धि है या इंटेलिजेंस ये सीखने को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है शिक्षार्थी या स्टूडेंट है उसकी जो बुद्धि है। ठीक है, ये सीखने को सीधा सीधा प्रभावित करेगी, क्योंकि अगर बच्चे की बुद्धि अच्छी है, और बुद्धि किसी भी बच्चे की अच्छी है या नहीं है, या अपने कह सकते हैं बुद्धि ज़्यादा है या कम है, ये निर्धारण करने के लिए एक जो है फैक्ट है बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि जो है जो एक मापने की अपने कह सकते हैं कि इकाई है, बुद्धि लब्धि के द्वारा बुद्धि को मापा जाता है। किसी भी बच्चे की बुद्धि ज़्यादा है या कम, मतलब बच्चे का दिमाग ज़्यादा है या कम है, वो जल्दी सीखे या देरी से सीखेगा, इसका निर्धारण करने के लिए बुद्धि को मापा जाता है। और बुद्धि को मापा जाता है बुद्धि लब्धि के अंदर, इसको IQ कहते हैं। तो IQ या बुद्धि लब्धि जो है, इसके द्वारा बच्चे का जो है मापन कर लेते हैं कि उसका जो दिमाग है उसकी बुद्धि कितनी है। तो जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगी, IQ जिसका ज़्यादा होगा, तो वो बच्चा जल्दी सीखेगा, उसके सीखने की गति ज़्यादा होगी। जिस बच्चे की IQ कम होगी, बुद्धि लब्धि कम होगी, वो जो है देरी से सीखेगा। तो बुद्धि लब्धि जो है, इसको निकालने के लिए एक सूत्र दिया है वैज्ञानिक ने, तो मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100 करके जो है अपनी बुद्धि लब्धि किसी भी बच्चे की निकाल सकते हैं। ये अपने टॉपिक में बुद्धि लब्धि का ये अलग से होता है। तो आप जो है आपका जो फर्स्ट पेपर है, जो सर आपको पढ़ाते हैं चाइल्डहुड वाला, उसके अंदर ये टॉपिक होगा आपके, तो सर आपको वहाँ बता देंगे। तो जो है बुद्धि लब्धि, मान लो भी अगर बच्चे की IQ जो है वो कम है तो बच्चा देरी से सीखेगा, अगर IQ ज़्यादा है तो वो जल्दी जल्दी सीखेगा, मतलब सीखने की गति उसकी ज़्यादा होगी। जो बुद्धि जो है इसको जो है अपने निकालते हैं, तो इसके आधार पे अपने बच्चों को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि की जो रेंज है उसके आधार पे, कि जैसे अगर बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में आ रही है बुद्धि लब्धि का मान, तो उनको अपने सामान्य बालक कहते हैं। 110 से अधिक आ रहा है तो वो जो है
अपने कह सकते हैं कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे हैं या वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके भी कैटेगरी है, उसमें भी है 110 से 120, 120 से 140 ऐसे करके आगे, तो लास्ट 140 तक होते हैं। बहुत ही अच्छी बुद्धि वाले जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है, और 90 से कम वाले जो फिर हैं वो कम बुद्धि वाले बच्चे आ जाते हैं, जो पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते हैं, जिनको अपने मंद बुद्धि, पिछड़े बालक, है ना, जड़ बुद्धि बालक, ऐसी इनकी कैटेगरी बनाई हुई है कि बुद्धि लब्धि 50 है तो उसको ये बालक कहेंगे 60 है 70 ऐसे करके। तो मंद बुद्धि बालक या पिछड़े बालक कह सकते हैं अपने को, जिनकी जो बुद्धि लब्धि है 90 से कम है, तो उनके सीखने की गति भी कम होती है। तो कहने का मतलब जो बुद्धि है बच्चे की, स्टूडेंट की, वो सीखने को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसके बाद अगला है अपने पास रुचि। रुचि या जिसको अपने इंटरेस्ट कहते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहले जो बच्चे हैं सीखने के लिए उनमें इंटरेस्ट या रुचि पैदा की जानी चाहिए। जब तक अपने बच्चों में सीखने के प्रति इंटरेस्ट या रुचियाँ पैदा नहीं करेंगे, तब तक जो बच्चे हैं उसमें जो है अच्छे से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो बच्चे जिस विषय के अंदर या जिस विषय का कोई भी टॉपिक है उसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें वो जो है जल्दी सीख जाते हैं उस ज्ञान को। और जिस विषय में बच्चे रुचि कम लेते हैं, इंटरेस्ट कम दिखाते हैं, उस विषय को सीखने में बच्चों को समय ज़्यादा लगता है, या वो विषय बच्चों को सिखाना कठिन हो जाता है जिसमें बच्चे रुचि कम दिखाते हैं, और वो विषय बच्चों को सिखाना जो है आसान हो जाता है जिसमें बच्चे रुचि ज़्यादा दिखाते हैं। तो कहने का मतलब जो रुचि फैक्टर है वो सीखने को प्रभावित करता है। इसलिए शिक्षक को बच्चों को ज्ञान देने के लिए, सिखाने के लिए, है ना, पहले उनमें जो भी शिक्षक का विषय है, अपने विषय के प्रति शिक्षक को बच्चों में रुचि पैदा करनी चाहिए, उनको सीखने के लिए तत्पर करना चाहिए। उनमें रुचि जागृत होगी जब, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे विषय में, और उसको अच्छे से सीख सकेंगे, समझ सकेंगे। तो जो भी शिक्षक है अगर वो अपने विषय के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं करता है, तो बच्चे उस विषय के प्रति जो है ज़्यादा एक्टिव नहीं होते और उसको सीखने में ज़्यादा रुचि नहीं लेते, और उस विषय को सीखने में बच्चों की गति भी जो है धीमी रह जाती है। इसलिए शिक्षक को विभिन्न तरीके या विधियों का उपयोग करते हुए बच्चों में अपने विषय के प्रति रुचि पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये रुचि है। अब रुचि जो है किसी भी बच्चे के किसी विषय के अंदर अधिक हो सकती है और किसी बच्चे के किसी विषय विशेष में कम हो सकती है। ठीक है, एक ही कक्ष के अंदर मान लो 50 बच्चे हैं, तो 50 में से 50 के 50 बच्चों की अलग अलग विषयों के प्रति अलग अलग प्रकार से रुचि होती है। किसी बच्चे को इंग्लिश सब्जेक्ट ज़्यादा आसान लगता है, उसको ज़्यादा अच्छा लगता है इंग्लिश पढ़ना। किसी बच्चे को पंजाबी पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब उसकी पंजाबी में रुचि ज़्यादा है। किसी को हिंदी ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है, उसकी हिंदी में रुचि ज़्यादा है। मतलब सभी बच्चों की रुचियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन जो विषय अध्यापक है वो बच्चों को जो है मोटिवेट करके, है ना, उनको अपने विषय के बारे में जो है अच्छे से समझा करके, ज्ञान दे करके, और अपने विषय के महत्व के बारे में बता करके, भविष्य में उसके विषय की उपयोगिता बता करके बच्चों में अपने विषय के प्रति शिक्षक जो है रुचि पैदा कर सकता है, ताकि बच्चों की सीखने की गति है वो भी बढ़ सके। इसके बाद अगला है अपने पास अवधान। अवधान को अटेंशन कहते हैं अपने इंग्लिश के अंदर। अटेंशन या अवधान का मतलब ये है कि जब बच्चा जो है कक्ष के अंदर सीखता है कोई भी विषय को या कोई भी शिक्षण बिंदु को, तो वो सीखने में तभी सफल हो पाता है जब उसका उस शिक्षण बिंदु के प्रति या उस विषय के प्रति अवधान होता है, मतलब अटेंशन होती है। मतलब वो पूरा या 100% मानसिक रूप से कक्ष के अंदर होता है, तब उसको जो ज्ञान दिया जाता है वो बच्चा उसको अच्छे से ग्रहण कर सकता है। तो बच्चे में विषय के प्रति या जिस विषय का उसको ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान के प्रति अटेंशन होनी चाहिए, अवधान होना चाहिए, तब तो बच्चा उस विषय के ज्ञान को अच्छे से ले पाएगा,
अच्छे से आगे बढ़ पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा। अगर बच्चे के अंदर अवधान नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, तो जो कक्षा में ज्ञान दिया जा रहा है बच्चे को, बच्चा उसके प्रति सजग नहीं होगा और उसको संपूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर सकेगा और स्थायी रूप से वो ज्ञान बच्चे के अंदर नहीं जो है आएगा। तो इसलिए शिक्षक को भी ये प्रयास करना चाहिए कि बच्चे टेंशन में और अवधान में हो, उसके विषय को सीखने के लिए बच्चे जो है संपूर्ण रूप से मानसिक रूप से कक्ष के अंदर उपस्थित हो जब उनको पढ़ाया जाए। और विषय में बच्चों की जो रुचि है और छात्रों के मानसिक स्तर में योग्यता के अनुकूल है, निश्चित रूप से छात्रों का अवधान विषय की प्रति होगा। अब इसमें यह फैक्टर भी काम करता है कि जो विषय बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, अगर वो विषय की विषय वस्तु मतलब उसका सिलेबस बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल है या वो विषय बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल है, क्योंकि चौथी, पाँचवीं, छठी क्लास जो है, इस क्लास के बच्चों के सब्जेक्ट जो है वो अलग प्रकार के हैं, 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों के सब्जेक्ट अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो बच्चों के जो विषय है एक तो वो, और दूसरा बच्चों के जो सब्जेक्ट है उनके जो सिलेबस है सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्टों का वो सिलेबस जो है अगर बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल है तो बच्चे उसको जो है अच्छे से समझेंगे, अवधान जो है उस विषय के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति, सिलेबस के प्रति रखेंगे, अटेंशन रखेंगे। अगर सिलेबस ऐसा है जो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल ही नहीं है, मान लो अपने 7वीं क्लास के बच्चे को साइंस विषय के अंदर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, साइंस का मान लो अमलशार। अब अमलशार जो टॉपिक है वो 7वीं क्लास के बच्चों के भी पढ़ाया जाता है और वही अमलशार टॉपिक 11वीं 12वीं के बायोलॉजी के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब जो 7वीं क्लास के बच्चों को अमलशार टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उसका जो कठिनाई स्तर है वो 7वीं क्लास के बच्चों के मानसिक और शारीरिक आयु के अनुकूल उनको मतलब ध्यान में रखते हुए उसका कठिनाई स्तर रखा जाएगा। और 11वीं 12वीं के बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा अमलशार बायोलॉजी के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर बच्चों का मानसिक स्तर जो है उसको ध्यान में रखते हुए, उनकी मानसिक शारीरिक आयु को ध्यान में रखते हुए वो टॉपिक उनको कठिनाई से उसका निर्धारित करके पढ़ाया जाएगा। तो मतलब बच्चों के मानसिक परिपक्वता या मैच्योरिटी और उनका मानसिक विकास भी उसको ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु निर्धारित करके जो है अगर बच्चों को पढ़ाई जाती है तो बच्चे उसको अच्छे से सीखते हैं, अवधान के अंदर जो है अटेंशन के अंदर रह करके पढ़ते हैं और अच्छे से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चे सीखने की गति कम हो जाती है और बच्चे जो है पढ़ने में या शिक्षण प्राप्त करने में या ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते हैं। इसके बाद अगला है अपने पास अभिवृद्धि। अभिवृद्धि जिसको अपने ग्रोथ भी कह सकते हैं। तो अभिवृद्धि का आशय व्यापक रूप से लिया जाता है। अभिवृद्धि में बच्चे की शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक अभिवृद्धि के बच्चों को स्वीकार किया जाता है। तो अभिवृद्धि में अपने बच्चे की जो है मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक तीनों प्रकार की जो ग्रोथ है उसकी बात करते हैं। अभिवृद्धि को मतलब व्यापक रूप में देखा जाता है। तो ग्रोथ जो है बच्चे की फिर शारीरिक ग्रोथ कितनी हो चुकी है, मानसिक ग्रोथ कितनी हो चुकी है, संवेगात्मक ग्रोथ बच्चे की कितनी हो चुकी है, ये तीनों चीज़ें जो है बच्चे के सीखने को प्रभावित करती हैं। और शैक्षिक अभिवृद्धि मतलब शैक्षिक रूप से बच्चा कितनी ग्रोथ कर चुका है, इसका मतलब बच्चे ने किस स्तर का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कितना शिक्षण से संबंधित ज्ञान बच्चे को मिल चुका है। जैसे मान लो कि 5वीं क्लास तक के बच्चे को जो गणित के सवाल किस स्तर तक सिखाए जा सकते हैं, ये अपने को पता है कि पहली क्लास के बच्चे को, दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के, चौथी क्लास के बच्चे को जो मैथ सिखाई जाती है तो वो उनका जो है शैक्षिक अभिवृद्धि, शैक्षिक ग्रोथ हो रही है। जैसे पहले गिनती सिखाई जाती है, फिर टेबल सिखाई जाती है, उसके बाद उनको जो है जोड़, घटाव, फिर गुणा, भाग ऐसे सवाल करवाए जाते हैं। तो ये जैसे जैसे बच्चे की कक्षा बढ़ती है, आयु बढ़ती है, तो उसकी शैक्षिक अभिवृद्धि होती है, मतलब शैक्षिक ग्रोथ होती है, मतलब उसमें ज्ञान आने लगता है शिक्षा से संबंधित। तो बच्चे की जो शैक्षिक अभिवृद्धि है, बच्चे की शारीरिक अभिवृद्धि है और बच्चे की मानसिक अभिवृद्धि है, ये तीनों चीज़ें बच्चे के सीखने को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। अगर अपने बच्चे को उसकी शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक अभिवृद्धि के अनुकूल ज्ञान देंगे, उसके अनुकूल पढ़ाएंगे, तो बच्चा उसको ज्ञान को अच्छे से ग्रहण करेगा और अच्छे से आगे बढ़ सकेगा। अगर अपने बच्चे को जो ज्ञान है, ठीक है, जो नॉलेज है, वो उसकी मानसिक, शारीरिक और शैक्षिक
अभिवृद्धि या ग्रोथ के अनुकूल नहीं दे रहे हैं तो फिर बच्चा जो है ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा और जो है वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा, अधिगम उसमें अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अभिवृद्धि सीखने को प्रभावित करती है। इसके बाद अगला है अपने पास अभिप्रेरणा, जिसको अपने मोटिवेशन भी कहते हैं। तो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को सिखाने के लिए। अपने बच्चों को कोई भी जो ज्ञान देना चाहते हैं या कुछ भी सिखाना चाहते हैं, किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, तो उसके लिए बच्चों को मोटिवेट करना आवश्यक है। जब तक अपने बच्चों को पढ़ने के प्रति या ज्ञान लेने के प्रति अभिप्रेरित नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तो बच्चे उस ज्ञान के प्रति रुचि नहीं लेंगे। तो शिक्षक को समय समय पर बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। तो अगर बच्चा अभिप्रेरित होगा जो है पढ़ाई के प्रति, विषय के ज्ञान के प्रति, तो वो विषय के ज्ञान को अच्छे से प्राप्त करेगा और सीखने की गति अधिक होगी। अगर बच्चा किसी विषय के ज्ञान के प्रति अभिप्रेरित नहीं है तो वो जो बच्चा है वो उस विषय के ज्ञान में रुचि कम रखेगा और उस विषय के ज्ञान को वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा और उसकी सीखने की गति भी कम होगी। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने विषय के प्रति और अपने विषय के ज्ञान के प्रति बच्चे को समय समय पर मोटिवेट करे, ताकि बच्चा उस विषय के प्रति अपनी रुचि दिखाए और सीखने की गति उसकी जो है अधिक हो। तो बच्चों को शिक्षक के द्वारा सकारात्मक मोटिवेट करना चाहिए, हमेशा कभी भी नकारात्मक मोटिवेट जो है वो नहीं करना चाहिए। जैसे अपने ये भी कह सकते हैं कि मोटिवेट जो है या अभिप्रेरित है बच्चे को सीखने के प्रति शिक्षक भी कर सकता है और गार्जियन भी कर सकते हैं। गार्जियन भी बच्चे को सीखने के प्रति मोटिवेट कर सकते हैं ज्ञान लेने के प्रति। जैसे मान लो कि गार्जियन है वो अपने बच्चे को ये कह देते हैं कि आप जो 10th बोर्ड की क्लास है अगर उसमें 90% अंक लाते हो तो आपको जो है बाइक दिला दी जाएगी, ठीक है, या आपको जो है अपने कह सकते हैं कि साइकिल दिला दी जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चे के लिए क्या हो गया, मोटिवेशन हो गया, मोटिवेट हो गया, बच्चे को हमने मोटिवेट कर दिया पढ़ने के प्रति, ठीक है। तो शिक्षक भी बच्चे को मोटिवेट कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। शिक्षक ऐसे कह सकते हैं कि अगर जैसे मान लो विज्ञान विषय का शिक्षक है तो बच्चों कह सकते हैं कि अगर बच्चा विज्ञान विषय के अंदर जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसके अंदर जो टॉप करेगा विज्ञान विषय में बच्चा कक्षा में, उस बच्चे को जो है इनाम के अंदर जो है ट्रॉफी दी जाएगी या कोई भी इनाम हो सकता है, उसको जो है गोल्ड मेडल दिया जाएगा, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, मतलब कोई भी इनाम रख सकते हैं। तो बच्चा जो है या उसको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो बच्चा जो है फिर बच्चे जितने भी क्लास के वो सभी बच्चे मोटिवेट होंगे विज्ञान विषय को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए और सभी बच्चे ये प्रयास करेंगे कि हम अच्छे अंक लेकर के कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। तो ये ऐसे करके बच्चों को अपने मोटिवेट करके उनके सीखने की दर या गति को बढ़ा सकते हैं। तो ये सीखने को प्रभावित करने वाले कारक थे शिक्षार्थी से संबंधित या फिर कह सकते हैं स्टूडेंट से संबंधित कारक या शिक्षार्थी से संबंधित कारक जो सीखने को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आयु में प्रमुखता थी, 2 नंबर समर्थता, 3 नंबर बुद्धि, 4 नंबर रुचि, 5 नंबर अवधान, 6 नंबर अभिवृद्धि, 7 नंबर प्रेरणा। ये 7 फैक्टर हैं जो स्टूडेंट से संबंधित या शिक्षार्थी से संबंधित है, सीखने को या अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ अपना शिक्षार्थी से संबंधित कारक। अब कल अपने पढ़ेंगे शिक्षक से संबंधित कारक या टीचर से संबंधित फैक्टर जो सीखने को या अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे या डाउट हो तो आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं, आपको दोबारा से क्लियर कर दिया जाएगा। तो बाकी अपने कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही।